ओके, हेलो एवरीवन। इजियर टू पुल इट और पुश इट, राइट? सो एक हमारे पास रोलर है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम रोलर की ही बात कर रहे हैं। कोई भी इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट को जो एक फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसको पुश करना और पुल करना, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इजी रहता है? जैसे एक ट्रॉली बैग है हमारी, राइट? उसको हम पुल करना इजी रहता है या पुश करना इजी रहता है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, राइट? सो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोलर है, मैं इसको पुश करना बेटर रहेगा या इसको पुल करना बेटर रहेगा? सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पे लगने वाले जो फोर्सेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट? सो वी ऑल नो that there is a force of friction and there is a force of gravitation force which is acting on the roller. ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो तो फिक्स रहेगा, m इंटू जी, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, राइट? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरे फोर्सेस कौन कौन से है? तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। वी ऑल नो दैट whenever there is a contact between the object there must be a force which is perpendicular to the surface and which is known as normal force. तो ये नॉर्मल फोर्स लगेगा जो इन जनरल mg को बैलेंस करता है। ओके, अब ये जब रोल कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स, लेट्स से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ रोल कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में रोल कर रहा है, मोशन इसका आगे की डायरेक्शन में होने वाला है। सो इसको जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि पीछे की तरफ लगने वाला है, राइट? सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक is in this direction. This is friction, this is normal, this is mg. So this is the basic free body diagram. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, राइट? मोशन आगे क्यों हो रहा है? बिकॉज किसी ने फोर्स लगाया होगा। सो फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हम देखते हैं? या तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाऊं, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको पीछे से पुश कर रहा हूँ। दिस इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू क्या है? या तो मैं इसको आगे की तरफ फोर्स लगाऊं, विच इज पुलिंग फोर्स। तो ये दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको पुश कर सकता हूँ या तो मैं उसको पुल कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है, पुल करना इजी होगा या पुश करना इजी होगा, राइट? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जब इसका मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स उसको रोकने का ट्राई करने वाला है? सो वी ऑल नो दैट मोशन को रेजिस्ट करने वाला फोर्स कौन रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा। तो जो फ्रिक्शन रहेगा वो इस पे आगे की तरफ जाने से रोकने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो करनी है फ्रिक्शन के ऊपर। अगर फ्रिक्शन ज्यादा जोर से फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन कम हो रहा है तो हमें कम जोर में फोर्स लगाना पड़ेगा। लेस फोर्स से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो मेन ये क्वेश्चन जो है वो पुश एंड पुल का नहीं है, ये मेन क्वेश्चन है ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो फ्रिक्शन का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फ्रिक्शन क्या होता है? सो जब भी दो सर्फेसिस के बीच के इरेगुलरिटीज होती है, बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटीज दोनों सर्फेसिस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रोकने का ट्राई करती है। ओके, साथ में मूव करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, बट रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या है और डिपेंड किस पे करता है? तो हम सबको पता है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ सरफेस पे। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है कि सरफेस जो है उसमें रफनेस कितनी है, स्मूथनेस कितनी है। अगर बहुत ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बहुत स्मूथ होगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, राइट? दूसरा किस पर डिपेंड करता है? सो हम सब ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये डिपेंड करता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। बट एक्चुअल में जैसे जैसे तुम 11th में आओगे, ये वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है वो एक दूसरे से नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिपेंड करता है, नहीं कि वेट पे। तुमको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि वेट पे, बट एक्चुअल में क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे इस सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे इनकी इरेगुलरिटीज होती है, ये इरेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब हम सबको पता है कि जो इरेगुलरिटी की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि ये कितना जोर से ग्राउंड को पुश कर रहा है। सो ग्राउंड को जो पुश करने का बेसिक चीज होता है वो हम लोग वेट समझ के चलते थे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो अगर मान लो इसको मैं एक और ब्लॉक इसके ऊपर रख दूंगा तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नहीं बढ़ने वाला, ये जो है उसका वेट तो उतना ही रहने वाला है, पर दूसरा ऑब्जेक्ट रखने से
जो नॉर्मल फोर्स अब ग्राउंड पे लगा रहा था ये ऑब्जेक्ट, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो नॉर्मल फोर्स इज अ की इन फ्रिक्शन फोर्स, नॉट द वेट। अगर मैं इसको ऐसा स्लैंट कर दूं और फिर ऑब्जेक्ट को रख दूं, ओके, और यहाँ पे वापस अगर देखोगे तो इंटरलॉकिंग यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे ये हेलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा W वेट, बट इंटरलॉकिंग के हिसाब से इंटरलॉकिंग को कौन सा फोर्स पुश कर रहा है? तो अगर देखने को आए तुमको कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड को नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, जिसको मैं नॉर्मल फोर्स कहूंगा, और जो सरफेस है, जो सरफेस हमारी ग्राउंड की सरफेस है या फिर जो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है, वो उसको अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, विच इज अ नॉर्मल फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन पैर होंगे, ओके। दिस इज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने लिख लिया NSO। ऊपर वाला जो है वो क्या कह सकते हैं? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ सरफेस। तो वेट फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, एक्चुअल में जो फोर्स लगता है दैट इज नॉर्मल फोर्स, राइट? और अगर तुम और अच्छी तरह से पढ़ा होगा तुम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी, तो फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है विच इज म्यू इंटू एन। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड बेसिकली ये डिपेंडेंसी किस पे है? नेचर ऑफ सरफेस पे। एन जो है वो क्या है? जो हमने अभी डिस्कस किया, नॉर्मल फोर्सेस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, राइट? अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हम लोग पहले पुश का एग्जांपल लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को पुश करके आगे मूव कर रहे हैं। सो हम सबको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स कोई डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब, ये जो एक पुश फोर्स लग रहा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट? वेक्टर्स थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि ये जो पुश फोर्स है दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू सेपरेट फोर्स, दिस एंड दिस, ओके। ये दो फोर्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस एक पुश फोर्स को। अब ये जो फोर्स होगा, ये जो दो फोर्सेस लगेंगे उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है, ओके, और इस फोर्स को मैं F बोल रहा हूँ, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाता है F cos थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा F sin थीटा, राइट? सो मैं पुल करूंगा तो इस तरह से फोर्सेस, सॉरी पुश करूंगा तो इस तरह के फोर्सेस लगेंगे। इसके ऑब्जेक्ट की वापस फ्री बॉडी बना देते हैं बाय कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस सिलेंडर को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, और फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला फोर्स हम लोग सबको पता है, ग्रेविटेशन फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स हो गए। तीसरा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ओके। इसके अलावा और क्या लग रहा है? F, जो हम लोग लगा रहे हैं, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके क्या बोल रहा हूँ? ये वाले पार्ट को बोल रहा हूँ F cos थीटा, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूँ? F sin थीटा, ओके। सो मैंने फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब देखो, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, F जो फोर्स हमने लगाया जो उसको पुश कर रहा है, उसका एक्चुअल में ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल में उसको हॉरिजॉन्टल मोशन करवा रहा है। सो मिनिमम ये कंपोनेंट F cos थीटा जो होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, एंड लिमिटिंग में देखे तो अगर इक्वल भी हो जाएगा किसके? फ्रिक्शन फोर्स से। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस F को कैपिटल लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल f इज फॉर फ्रिक्शन, कैपिटल F इज फॉर द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ये जो F cos थीटा फोर्स का जो कंपोनेंट है, that must be greater than or just equal to the friction force acting on the roller. So अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, so I can easily push the object. अब इस कंडीशन में देखते हैं, ये जो F है उसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम। स्टैटिक का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको F max लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। F max का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स को डिस्कस करते हैं। सो अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की हम बात करें, तो नॉर्मल फोर्स मतलब कि वर्टिकल अपर लग रहा है, और वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg और F sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, बिकॉज ये वर्टिकली कहीं नहीं ट्रैवल कर रहा। सो n, और n जितना अपवर्ड लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स भी लगना चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स इस पे लग रहा है mg प्लस F sin थीटा। सो ये जो नॉर्मल फोर्स हो रहा है वो आ रहा है mg प्लस F sin थीटा।
उसकी वजह से जो हमारा एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। और म्यू टाइम्स एन मतलब कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला या फिर दिस इज द बेसिक रिलेशन which must be fulfilled to move the object in forward direction when we are pushing the object. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं इसको पुश नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसको पुल करता तब क्या होगा। सो हम लोगों ने फ्रिक्शन का बेसिक चीज समझ ली, तो ये सारी चीज हटा देते हैं। ओके, सिमिलरली हम लोगों ने ये वाला भी एक इक्वेशन डिराइव कर लिया, तो मैं बाकी सारी जो फ्री बॉडी है उसको भी हटा रहा हूं। ओके, नाउ अगर हम पुश कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, दैट एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द म्यू टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो आगे की डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, राइट? अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरी केस लेते हैं कि अगर मैं इसको पुल करना चाहूं, so if I am pulling this particular block, pulling this particular cylindrical, let's say मैं इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा है F, और ये जो हॉरिजॉन्टल सा एंगल बना रहा है, लेट्स से दैट इज थीटा। ओके, सो अगर हॉरिजॉन्टल सी एंगल थीटा पे हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं सॉरी, सो ये क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट बनाया जाएगा हमारा F cos थीटा, और जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी F sin थीटा, राइट? अब इसकी फ्री बॉडी को वापस हम लोग बनाते हैं, इसी चीज को एक फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है वो हम पुश करेंगे तब फुलफिल होनी चाहिए, राइट? अब पुल के लिए देखते हैं। सो वापस जो बेसिक फोर्सेस है वो हम लोग फ्री बॉडी में बता देते हैं, विच इज mg, विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स विच इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, next is friction force which is opposite to the motion, and the force, external force by which we are applying force, that is F। और इस F के जो दो कंपोनेंट बनाए हैं वही मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मेरे जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो कौन कौन से है, एक तो है आगे की डायरेक्शन में F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मेरा ऊपर की डायरेक्शन में आया F sin थीटा, right? So these are the basic of free body diagrams। अब हम देखते हैं कि इसको अगर आगे मूव करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम कंडीशन कि जो हॉरिजॉन्टली आगे की डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है विच इज F cos थीटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन या फिर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। F cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F max। F max क्या होता है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, F max का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। इन दिस केस व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स। सो इस केस के लिए हम लोग वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो वर्टिकली अगर तुम देखोगे तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, अपवर्ड फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और दूसरा एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है F sin थीटा। ओके, सो ये तीन फोर्स के हिसाब से अगर देखें तो वर्टिकली अपर लग रहा है n प्लस F sin थीटा विल बी इज इक्वल्स टू mg, बिकॉज वर्टिकल ये कहीं मोशन नहीं करने वाला। सो यहाँ से मेरा नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, mg माइनस F sin थीटा। ओके, सो नॉर्मल फोर्स आया mg माइनस साइन थीटा, विच मीन्स अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो मेरा F cos थीटा जो कंपोनेंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg माइनस F sin थीटा। सो इन केस ऑफ पुलिंग, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं तो मुझे जो मेरा फोर्स का जो कंपोनेंट बन रहा है, मेरे फोर्स का जो कंपोनेंट बनने वाला है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg F minus sin theta, and if I am pushing the object then the component of the force F cos theta should be greater than or equal to म्यू टाइम्स mg plus F sin theta। सो ये दो इक्वेशन को अगर क्लियरली तुम देखो कि मेरा जो F cos थीटा कंपोनेंट बन रहा है, इन बोथ द केसेस इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg इन केस ऑफ पुलिंग प्लस sin थीटा,
sorry, in case of pushing it is mu times mg plus f sin theta. In case of pulling it is mu times mg minus f sin theta. So अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम इजीली बता सकते हो कि जब हम लोग इसको पुल कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, बिकॉज एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा इन केस ऑफ पुलिंग, सेम वे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो मैं उसको इजीली मूव कर सकता हूँ, राइट? सो इट इज मच इजियर टू पुल द ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। ओके, इट इज क्लियर आई होप। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।